नमस्कार दोस्तों, टूरिस्ट भूत पर आप सभी का स्वागत है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। मैं हूं सुनील कुमार। हॉरर कहानी वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए डर, खौफनाक और खतरनाक रहस्यमय कहानी लेकर आया हूँ और बहुत ही डरावनी कहानी है। साल 2018 नवंबर में सलीम, उसकी पत्नी नाजिया और उसकी बेटी सायरा एक रात बस में यात्रा पर थे। जब बस अचानक अजीब घटना शुरू हो गई। बस जंगल के बीच में रुकी और सारा ने कहा कि एक सफ़ेद कपड़े वाला आदमी उन्हें देख रहा है। ड्राइवर ने भी एक रहस्यमय आदमी को देखने का दावा किया, जिससे सभी यात्री भयभीत हो गए। जैसे जैसे रात बढ़ी, बस में खौफनाक घटना और आवाज़ सुनाई देने लगी, जिससे सलीम और उसके परिवार को यकीन हो गया कि कुछ अनजान शक्ति होती है और उनके चारों ओर है। तो दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो शुरू करने से पहले इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए आज की कहानी को शुरू करते हैं। मैंने अभी तक अपनी ज़िंदगी में कभी इतना डर महसूस नहीं किया था जितना उस रात हुआ। ये बात साल 2018 नवंबर की है। मैं, सलीम, अपनी पत्नी नाजिया और हमारी 6 साल की बेटी सायरा के साथ गोवा से मुंबई जाने वाली एक बस में सफ़र के लिए बैठा था। हमने ये यात्रा ख़ास तौर पर एक शादी में शामिल होने के लिए प्लान की थी। गोवा में दिन भर घूमने के बाद हम थक चुके थे और इस सफ़र में आराम करने की उम्मीद कर रहे थे। बस में हमारी सीट पिछली तरफ थी। चारों ओर लोग थे, कुछ सो रहे थे और कुछ धीमी आवाज़ में बात कर रहे थे। नाजिया ने सायरा को अपनी गोद में सुला लिया और खिड़की से बाहर झांकने लगी। बाहर गहरी रात थी, हल्की बारिश हो रही थी और सड़कें सुनसान थी। मैं भी अपनी सीट पर बैठकर आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन नींद नहीं आई। रात के करीबन 1 बजे का टाइम था। बस एक जंगल से गुजर रही थी और जंगल बहुत गहरा था। अचानक बस के ड्राइवर ने एक जोर से ब्रेक लगाया। बस में बैठे सभी लोग झटके से आगे की ओर झुके। मैं भी झुका और फिर मैंने ट्रक ड्राइवर को बोला, भाई साहब, ब्रेक जरा आराम से लगाइए। फिर मैंने बोला, आवाज़ सुनाई दी है, सामने कोई जानवर था क्या? शायद। खिड़की से देखने पर कुछ नहीं दिखा। ट्रक ड्राइवर ने बस फिर से चालू कर दी। तभी मैंने कुछ अजीब महसूस किया। हमारे पीछे वाली खाली सीट से किसी के धीरे धीरे सांस लेने की आवाज़ आ रही थी। मैंने पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने नाजिया को भी ये बात बताई, लेकिन उसने कहा, तुम बहुत थक चुके हो, इसकी वजह से तुम्हें अजीब आवाज़ सुनाई दे रही है। फिर बस धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। अगले आधे घंटे तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारी रात को कभी ना भुलाने वाली एक घटना मना दिया। बस के अंदर अचानक ठंड बढ़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे कि ऐसी एसी फुल स्पीड में चालू किसी ने कर दी हो, जबकि बस में एसी होती ही नहीं है। सायरा अचानक नींद से जाग गई और रोने लगी। उसने कहा, अम्मी, वो आदमी मुझे देख रहा है। नाजिया और मैंने उसे चुप कराने की कोशिश की। कौन आदमी बेटा? यहाँ तो कोई नहीं है, मैंने कहा। सायरा ने खिड़की की ओर इशारा किया। मैंने बाहर देखा, लेकिन वहाँ सिर्फ अंधेरा था और कुछ नहीं। नाजिया भी थोड़ी डर गई। तभी ड्राइवर ने फिर से ब्रेक लगाया और इस बार मैंने जोर से। सभी यात्री घबरा गए कि क्या हुआ। अब किसी ने कांपती हुई आवाज़ में पूछा कि ट्रक ड्राइवर साहब, क्या हुआ? सामने से एक आवाज़ आई कि सामने एक आदमी खड़ा है, लेकिन वो गायब हो गया। बस में एक सन्नाटा सा छा गया। ड्राइवर ने कुछ पल रुककर बस चलाने की कोशिश की, लेकिन बस स्टार्ट नहीं हो रही थी।
चारों तरफ जंगल और घना था। यात्रियों के बीच हलचल मच गई। कुछ लोग उतरकर बस के बाहर देखने लगे, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। तभी सायरा ने फिर कहा, वो आदमी अंदर आ गया है। ये सुनकर मैं और नाजिया सकते में आ गए। सायरा के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। मैंने उससे कसकर गले लगा लिया और नाजिया ने कांपते हुए खिड़की के बाहर देखा, पर कुछ नहीं नजर आया। सायरा ने धीमी स्वर में कहा, पापा, वो आदमी हमें देख रहा है। उसने सफेद कपड़े पहने हैं। सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सिरहन दौड़ गई। बस के अंदर का माहौल अब पूरी तरीके से बदल चुका था। समय करीब 1:40 हो चुका था। यात्री धीरे धीरे शांत हो रहे थे, लेकिन हर कोई कुछ अजीब महसूस कर सकता था। बस अभी भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। ड्राइवर और कंडक्टर बाहर उतरकर इंजन देखने गए। बाहर घना जंगल, पूरी तरीके से शांति थी। यहाँ तक कि झिंगुर की आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही थी। मैंने सायरा को ध्यान से देखा। उसकी आंखें बड़ी बड़ी होती गई, जैसे कुछ बेहद डरावना देख लिया हो। मैंने उससे पूछा, बेटा क्या हुआ तुम्हें? कुछ और देखा? उसने धीरे से सिर हिलाया। आदमी हमें बस के बाहर से खड़े होकर देख रहा था। वो सफ़ेद कपड़ों में आदमी हमें देखता ही जा रहा है और फिर गायब हो गया। नाजिया ने सहमति से कहा, सलीम ये बच्ची काफ़ी डरी हुई है। हो सकता है उसने सपना देखा हो, लेकिन उसकी आवाज़ में भी आत्मविश्वास नहीं था। तभी बस में बैठे एक बुजुर्ग आदमी, जिसका नाम रफ़ीक चाचा था, उसने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। ये इलाका थोड़ा अजीब है, पर हम सब सुरक्षित है। उसके शब्दों ने थोड़ी राहत दी, लेकिन माहौल अब भी बदहाल था। करीब रात के 2 बज चुके थे। अचानक बस के पीछे की खिड़की पर जोर सा थप-थप की आवाज़ आई। सबने पलटकर देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। इस बार बस के सभी यात्री डर गए। एक महिला, जिसकी गोद में बच्चा था, जोर से रोने लगी। कंडक्टर वापस आया और घबरा कर कहा, ड्राइवर ने कहा कि वो यहाँ नहीं रुकेगा और बस स्टार्ट ही नहीं हो रही है। मैंने रफ़ीक चाचा की तरफ देखा। उसने धीमे स्वर में कहा, मैंने पहले भी इस इलाके के बारे में सुना है। यहाँ कोई गाड़ी लंबे समय तक नहीं रुक सकती। मैं उनके शब्दों का मतलब समझने की कोशिश कर ही रहा था कि एक और आवाज़ आई। इस बार ऐसा लगा कि जैसे बस के ऊपर कोई चल रहा हो। सब यात्री खामोश हो गए। मेरी नज़र नाजिया पर पड़ी। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था और उसने सायरा को और भी जोर से पकड़ लिया। यहाँ से निकलने का कुछ रास्ता नज़र नहीं आया। फिर मैंने कंडक्टर से कहा, लेकिन उसने चुपचाप खड़े होकर बस के दरवाजे की तरफ इशारा किया। बस का दरवाज़ा खुला था और तभी एक हल्की सी ससराहट महसूस हुई, जैसे कोई अंदर आया हो। मैंने ज़ोर से आवाज़ लगाई, कौन है? पर कोई जवाब नहीं आया। यात्रियों में एक लड़के ने मोबाइल का टॉर्च जलाया। उसने बस के अंदर चारों ओर रोशनी डाली, लेकिन किसी को कुछ नज़र नहीं आया। रफ़ीक चाचा ने एक लंबी सांस ली और कहा, सलीम बेटा, ये जगह ऐसी है जहाँ रात को रुकना अच्छा नहीं होता। उनकी आवाज़ में चिंता साफ छलक रही थी। तभी अचानक से सायरा ने मेरी बाहों को पकड़कर कहा, वो आदमी फिर से आ गया। इस बार वो मुस्कुरा रहा है। उसका चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। मैंने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन वो सिर्फ बाहर गहरा अंधेरा था और जंगल था बस। नाजिया अब रोने लगी थी। अचानक बस के अंदर की लाइट जलने बुझने लगी। ऐसा लगा जैसे किसी ने स्विच के साथ छेड़छाड़ की हो। कंडक्टर ने डरते हुए कहा, हम सबको मिलकर नीचे उतरना चाहिए, लेकिन कोई भी बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी पीछे बैठे एक लड़के ने कहा, भाई साहब, ऐसा लगा है जैसे बस के बाहर कोई बार बार घूम रहा है। बस के चारों ओर चक्कर लगाते हुए मैंने किसी परछाई को देखी। अब उसकी बात सुनकर सभी की दिल की धड़कन तेज हो गई। अब टाइम हो चुका था 2:30। बस के चारों ओर अजीब सी खामोशी थी और तभी बस का इंजन अचानक अपने आप स्टार्ट हो गया। ड्राइवर और कंडक्टर बस में वापस दौड़ते हुए चढ़े और बिना कुछ कहे बस को चलाने लगे। बस के अंदर कुछ
कोई बोल ही नहीं रहा था, सबके चेहरे पर डर साफ था। पर एक सवाल सबके दिल में था और मेरे दिल में भी था। क्या सच में बस में कोई आया था? अब सिर्फ वही लोग थे जो चढ़े थे। बस के इंजन की आवाज़ अब तक हमें राहत देती थी, लेकिन इस बार ये डर पैदा कर रही थी। ड्राइवर ने स्पीड तेज कर दी बस की, और बस हिचकोले खाते हुए घुमावदार रास्ते पर दौड़ती रही। बाहर गहरा जंगल और बारिश की बूंदें खिड़की की शीशों पर गिर रही थी। अब घड़ी में मैंने टाइम देखा तो 2:45 हो चुका था। बस के अंदर हर किसी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। कोई कुछ कहने की हिम्मत में नहीं था। सायरा की हालत और बिगड़ने लगी थी और बार बार कह रही थी, पापा वो आदमी फिर से देख रहा है। अब बस के अंदर है। उसकी बात सुनकर मेरी धड़कन तेज हो गई। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन मुझे कोई नहीं दिखा। नाजिया ने सायरा को गले से लगा लिया और उसकी आंखों पर हाथ रख दिया। तभी ड्राइवर ने एक तेज आवाज में चिल्लाया, कौन है? बस रुक चुकी थी। ड्राइवर की निगाह रियर व्यू मिरर पर टिकी हुई थी। मैंने भी मिरर में देखने की कोशिश की, लेकिन वहाँ कुछ साफ नहीं दिखा। तभी पीछे की तरफ बैठा हुआ एक लड़का घबराते हुए चिल्लाया, भाई पीछे कौन है? मैंने किसी को हिलते हुए देखा। बस के अंदर सन्नाटा सा छा गया। हिम्मत तो किसी की नहीं हो रही थी पलट कर देखने की। नाजिया ने धीरे से मेरे हाथ को पकड़ के कहा, सलीम मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। मैंने टाइम देखा तो 3 बजने वाले थे। ड्राइवर ने फिर चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन बस का इंजन बार बार बंद होता जा रहा था। बाहर की खिड़की से सड़क के दोनों तरफ सिर्फ पेड़ नजर आया जो बारिश में भीग चुके थे। एक अजीब सी परछाई मन रही थी। तभी कंडक्टर ने छींकते हुए हिचकिचाते हुए कहा, भाई साहब आप यहाँ क्यों रुके हुए हो? ये इलाका अच्छा नहीं है। मैंने सुना है कि यहाँ पर उसने अपनी पूरी बात नहीं कही, लेकिन उसकी आवाज़ काँप रही थी। सायरा ने एक बार फिर मेरी तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, पापा वो आदमी अब खड़ा नहीं है, वो चलने लगा है, हमारी तरफ आ रहा है। उसकी इस बात ने मेरे पूरे शरीर को जकड़ दिया। मैं बार बार इधर उधर देख रहा था, लेकिन मुझे सफ़ेद कपड़ों में वो आदमी नहीं दिखा। लेकिन अंधेरे में कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। तभी बस की लाइट एक बार फिर जलने और बुझने लगी। यात्रियों में कुछ ने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। रफीक चाचा जो अब तक शांत थे, धीरे से बोले, सलीम बेटा मुझे लगा है कि ये जगह हमारे लिए नहीं है, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। ड्राइवर ने हिम्मत जुटाकर बस स्टार्ट की और इस बार बस की स्पीड पकड़ ली। अब बस के अंदर कोई आवाज़ नहीं थी, सिर्फ इंजन की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। लेकिन अचानक पीछे से एक बच्चे की रोने की आवाज़ आई। सभी यात्री पलटकर पीछे देखे। एक महिला जिसकी गोद में बच्चा था, उसने डरते हुए कहा, मेरा बच्चा तो सो रहा है। ये आवाज़ किसकी है? रोने की आवाज़ तेज़ होती जा रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे बीच में खड़ा होकर रो रहा हो। रफीक चाचा ने अपने बैग से एक ताबीज़ निकाला और बुदबुदाने लगे, लेकिन इससे भी माहौल शांत नहीं हुआ। ड्राइवर ने डरते हुए कहा, अब मैं बस को नहीं रोकूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब घड़ी में 3:30 बज चुके थे। बस अब एक सुनसान गांव के पास से गुजर रही थी। वहाँ एक भी घर में रोशनी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव सोया हुआ हो या पूरी तरीके से गांव खाली हो चुका हो। एक यात्री ने कहा, भाई यहाँ कुछ गलत है, मैंने इस इलाके को पहले कभी नहीं देखा। ड्राइवर ने जवाब दिया, मैं भी यही सोच रहा हूँ, इस सड़क पर कभी ऐसा गांव मैंने देखा ही नहीं। उसकी ये बात सुनकर मेरी घबराहट और बढ़ गई। बस के चारों ओर अब गहरा सन्नाटा था। अचानक बस के ऊपर से कुछ गिरने की आवाज़ आई। सभी यात्री डर के मारे अपनी जगह से उठ खड़े हुए। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाया। बस रुक गई और हर कोई एक दूसरे की तरफ देख रहा था। कंडक्टर ने डरते हुए कहा, मैंने ऊपर कुछ चलते हुए देखा, हमें बस से बाहर निकलकर देखना होगा। नाजिया ने मेरी ओर देखा, उसकी आंखों में डर और सवाल दोनों थे। क्या करे सलीम? उसने पूछा, लेकिन मैं खुद अचंभस में था।
तभी सायरा ने कहा, वो आदमी अब सामने खड़ा है, वो मुस्कुरा रहा है। सभी ने बस के सामने खड़े से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन बाहर कुछ नहीं था। बस के बाहर अंधेरा था। बस अंधेरे ड्राइवर ने कांपते हुए बस के गियर में डाला, लेकिन इंजन बंद हो गया। घड़ी में अब 3:45 का समय हो चुका था। बाहर का अंधेरा बहुत गहरा था और अब भी भारी लगने लगा था। सड़कों पर कोई रोशनी नहीं थी और जंगल की छाया बस की खिड़कियों पर अजीब गरीब आकृति मना रही थी। सायरा चुपचाप नाजिया की गोद में बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें लगातार एक ही ओर टिकी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ देख रही हो जो हम में से कोई नहीं देख पा रहा था। वो आदमी अब बस के पास है, उसने धीरे से कहा, उसकी आवाज़ में ऐसा डर जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। बस के अंदर बैठे सभी यात्री के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। रफीक चाचा ने धीरे से कहा, बेटा सलीम, मैंने सुना है कि इस इलाके में अक्सर लोग गायब होते हैं। हम सभी को एक साथ रहना चाहिए। उनकी बात सुनकर मैं भी बेचैन हो गया। ड्राइवर ने बस को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ये अब तक पूरी तरीके से बंद हो चुका था। बाहर से अब अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई तेजी से झुग्गियाँ चला रहा हो। एक महिला यात्री जो अब तक शांत थी, जोर से चीख पड़ी। उसने कहा, मैंने खिड़की के बाहर किसी को खड़े देखा। वो बस हमें घूर रहा था। उसके इतने बोलते ही बस में डर की लहर पूरे बस में दौड़ गई। मैंने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। केवल पेड़, अंधेरा और ठंडी हवा। सड़क और बस के आसपास की जगह ये सड़क कोई मुख्य हाईवे भी नहीं थी। ये एक पुराना, कम इस्तेमाल होने वाला रास्ता था जो गांव से कोसों दूर था। बस के ड्राइवर ने शॉर्टकट लेने की बात कही थी, लेकिन ये शॉर्टकट अब एक भूल भुलैया बन चुका था। ये इलाका सुनसान था और पिछले आधे घंटे से हमने किसी दूर दूर तक किसी गाड़ी या इंजन की आवाज़ को भी नहीं सुना। सायरा ने एक बार फिर धीरे से कहा, पापा, वो बस के अंदर आने वाला है। उसकी बात सुनकर मैं समझ गया कि अब सिर्फ इंतजार करना ही बाकी है। तभी बस की छत से तेज धमाके की आवाज़ आई। सभी यात्री अपनी अपनी जगह से उठ खड़े हुए। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह बाहर जाकर देखे। कंडक्टर ने डरते हुए कहा, भाई साहब, ये बस हमें छोड़कर आगे नहीं बढ़ेगी। ड्राइवर ने उसे डांटते हुए कहा, चुप रहो सबको और डराओ मत। अजीबोगरीब घटनाएं शुरू होती है। रफीक चाचा, जो सबसे बुजुर्ग थे, उसने बैग से पानी की बोतल निकालकर अपने चेहरे पर छिड़क लिया। उनके माथे पर पसीने की बूंद साफ दिख रही थी। उन्होंने कहा, ये जगह हमारे लिए नहीं बनी है। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलने की कोशिश करो। लेकिन तभी बस की खिड़की के शीशे पर किसी ने जोर से हाथ मारा। ये आवाज़ इतनी तेज थी कि सारा माहौल गूंज उठा। नाजिया ने मुझे कसकर पकड़ लिया। सलीम, ये क्या हो रहा है? उसकी आंखों में आंसू थे। बस के अंदर की लाइट फिर से जलने बुझने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे जानबूझकर बंद और फिर चालू कर रहा हो। इससे परेशान होकर ड्राइवर ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, कौन है? सामने आओ। लेकिन जवाब में सिर्फ एक गहरी डरावनी खामोशी थी। इसी खामोशी को तोड़ते हुए सायरा ने कहा, पापा, अब वो बस के अंदर आ चुका है। उसकी बात सुनकर हर कोई अपनी सीट पर जैसे जम गया। बस के अंदर एक ठंडी हवा चलने लगी थी। ये जो हवा थी सामान्य हवा नहीं थी, बिल्कुल अलग थी। ये हवा ऐसी थी जो शरीर को सुन्न कर दे। एक और यात्री की चीख आई। अचानक पीछे बैठे एक आदमी ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे जाने दो, बहुत परेशान हो चुका हूँ, अब बस में नहीं रह सकता। वो अपनी सीट से उठकर बस का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाज़ा जैसे जाम हो गया। वो ज़ोर से धक्का मार ही रहा था, लेकिन दरवाज़ा तो खुलने का नाम ही नहीं लेता। तभी अचानक
बस की छत से एक भारी कदमों की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा जानवर या इंसान बस के ऊपर चल रहा हो। हर कदम के साथ बस थोड़ी थोड़ी हिल रही थी। कंडक्टर ने रोते हुए कहा, ये कोई इंसान नहीं हो सकता, हमने प्रार्थना करनी चाहिए। रफीक चाचा ने अपने हाथ जोड़कर कुछ बुदबुदाना शुरू किया। उनकी धीमी आवाज़ थी लेकिन दृढ़, लेकिन अच्छी थी। सायरा ने मुझे देखा और कहा, पापा अब वो हमें देखने आया है। उसकी आंखें खिड़की की तरफ देख रही थी। मैंने सायरा की आंखें बंद की और बाहर झांकने की हिम्मत की, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। घड़ी का वक्त अब और बढ़ता गया। अब घड़ी में टाइम 4 बजने वाली थी। बाहर अब भी अंधेरा छाया हुआ था। बारिश तेज हो गई थी और बस के शीशों पर पानी की बूंदें बह रही थी। ड्राइवर ने आखिरी बार एक कोशिश की और इंजन को स्टार्ट किया। इस बार बस ने चलना शुरू कर दिया। यात्री ने थोड़ी हिम्मत महसूस हुई, लेकिन तभी सायरा ने एक बार फिर से कहा, वो आदमी हमारी बस के साथ चल रहा है। ड्राइवर ने बस की स्पीड और तेज कर दी। अब बस 80 से 90 की स्पीड में निकल पड़ी। पतली सड़क पर दौड़ रही थी। बाहर बारिश और तेज हो गई थी। बस की खिड़कियां पर पानी की बूंदें गिरने लगी थी। आवाज़, माहौल, सब कुछ डरावना लग रहा था। घड़ी ने 4 बजाने का संकेत दिया, लेकिन बाहर अब भी गहरा अंधेरा था। सायरा की बात ने हर किसी को खामोश कर रखा था। वो आदमी अब हमारी बस के साथ साथ चल रहा था या दौड़ रहा था, समझ में नहीं आया किसी को। उसने कहा, मैं अपने पूरे साहस के साथ खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश कर रहा था, मगर अंधेरे में कुछ साफ नज़र नहीं आया, सिर्फ पानी का बहाव और पेड़ पौधे हलचल। तभी ड्राइवर ने अचानक एक तेज हॉर्न बजाया। सभी ने डरते हुए उससे पूछा कि क्या हुआ, हॉर्न क्यों बजाया? कांपती हुई आवाज में कहा, सामने सड़क पर कोई खड़ा है। पर जब करीब पहुंचा तो गायब हो गया। उसकी बात सुनकर कंडक्टर का चेहरा सफेद पड़ चुका था। बस में बढ़ते तनाव के अंदर का माहौल और भारी हो चुका था। हर किसी के मन में डर बढ़ता जा रहा था। पीछे बैठे रफीक चाचा ने एक औरत से कहा, बेटी तुम्हारा बच्चा ठीक है ना? उस महिला ने कांपती आवाज में जवाब दिया, हाँ चाचा, पर वो अचानक बहुत ठंडा महसूस कर रहा है। उसका शरीर एकदम ठंडा हो गया है। सायरा चुपचाप मेरी गोदी में बैठी थी। अब वो बार बार कह रही थी, पापा वो खिड़की से अंदर झांक रहा है। मेरी सांसें अटकने लगी। मैंने उसकी बात अनसुनी करने की कोशिश की, लेकिन वो बार बार खिड़की की ओर इशारा कर रही थी। मैं क्या करता, मेरी बेटी जो थी। बस का रुकना और अनहोनी ड्राइवर ने तेज आवाज में कहा, अब ये बस नहीं चलेगी। इंजन में कुछ अजीब आवाज आ रही है। फिर बस रुक गई। ये जगह और भी सुनसान थी। कोई गांव, कोई घर, कोई गाड़ी का नामो निशान नहीं था। सिर्फ बारिश, घना कोहरा, जंगल, अंधेरा, यही था। कंडक्टर ने बाहर उतरने की कोशिश की। उसने बस का दरवाज़ा खोला, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम रखा, वो जोर से चिल्लाकर चीख पड़ा, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है। वो वापस बस में चढ़ गया और दरवाज़ा एक झटके से बंद कर दिया। ड्राइवर ने कंडक्टर को ताकते हुए पूछा, क्या देख लिया? कंडक्टर ने हाँफते हुए जवाब दिया, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। कोई दिखाई नहीं, लेकिन कुछ तो था। अब बस में सभी यात्री पूरी सदमे में थे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी एक आदमी जो अब तक चुप था बोला, ये श्रापित जगह है। मैंने कई कहानी सुनी है इस सड़क के बारे में। मैंने सड़क के बारे में सुना है, यहाँ कई गाड़ियाँ गायब हो चुकी है। जो लोग बचते हैं वो भी ठीक ठाक से बात नहीं कर पाते। उनके साथ क्या हुआ? सायरा की चेतावनी। सायरा ने फिर मेरी गोद में सिर रखा, फिर कहा, पापा अब अंदर आ गया है। उसके इस वाक्य ने मेरे दिमाग को सुन्न कर दिया। नाजिया ने उसे कसकर पकड़ लिया। कुछ नहीं बेटा, सब ठीक है, उसने कहा।
लेकिन उसकी आवाज़ में आत्मविश्वास नहीं था। बस की छत पर किसी के भारी कदमों की आहट सुनाई दी। ये आवाज़ इतनी तेज और स्पष्ट थी कि सभी यात्री अपनी अपनी सीट पर जम गए। कदमों की आवाज़ धीरे धीरे आगे से पीछे की ओर बढ़ती रही। बस के ड्राइवर ने अपनी जगह से उठकर देखने की कोशिश की, लेकिन वो भी डर के मारे बैठा रहा। कोई तो ऊपर है, उसने फुसफुसाया। ये जगह हमें छोड़ देनी चाहिए। हमें एक साथ रहना होगा। मैं कुछ दुआ जानता हूँ जो हमें मदद कर सकती है, लेकिन हमें शांत रहना होगा। बस के अंदर हर किसी ने उनके सुझाव पर सिर हिलाया। सबने अपने अपने तरीके से प्रार्थना शुरू कर दी। सब भगवान का नाम लेने लगे। तभी बस की सभी खिड़कियों पर किसी के नाखून से खरोंचने की आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ इतनी डरावनी थी कि हर किसी का खून जम गया। नाजिया ने डरते हुए कहा, सलीम, ये क्या हो रहा है? ये कोई इंसान नहीं हो सकता। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि ये सब क्या है। फिर मैंने घड़ी देखी और सुबह के 5 बज चुके थे। बाहर की बारिश अब रुक चुकी थी, लेकिन अंधेरा और भी ज़्यादा था। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज उगने का नाम ही नहीं लेगा। बस के चारों ओर घने पेड़ का साया और बढ़ चुका था। तभी ड्राइवर ने फिर से बस स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार इंजन चालू हो गया, लेकिन एक अजीब सी गंध बस के अंदर आ गई। ये ऐसी गंध थी जैसे कुछ जल रहा हो। सभी यात्री एक दूसरे को देखने लगे। सायरा ने धीरे से कहा, अब वो हमें यहाँ से जाने नहीं देगा। उसकी इस बात ने सबको डरा दिया। ड्राइवर ने एक बार फिर बस को गति दी। अब बस धीमी गति से एक अजीब और सुनसान रास्ते पर चल रही थी। बाहर का माहौल अब और खतरनाक था। सड़क किनारे उगे ऊंचे ऊंचे पेड़ और उनके साए ऐसे लग रहे थे जैसे हैवान हो, जैसे वो हमारे हर कदम का पीछा कर रहे हो। सुबह का समय 5:10 हो चुका था, लेकिन रात का अंधेरा हटने का नाम नहीं ले रहा था। सायरा और नाजिया की गोद में सिमट गई। वो कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन उसकी आंखों में हर जगह एक डर था। वह हर जगह घूर घूर के देख रही थी, जैसे उसे कुछ दिख रहा हो। मैंने अपनी बेटी को संभालते हुए नाजिया से कहा, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। बस सेफ है। ये जगह सेफ नहीं है, मुझे पता है, लेकिन मेरी आवाज़ खुद मुझे अजीब सी लग रही थी। ड्राइवर की घबराहट। ड्राइवर ने अचानक बस रोक दी। अब मैं और नहीं चला सकता, उसने कांपते हुए कहा। सामने एक मोड़ है, लेकिन मुझे लगता है ये सड़क खत्म नहीं हो रही। ऐसा लग रहा है जैसे हम कहीं फंसे हुए हैं। उसकी बात सुनकर यात्री के बीच खलबली मच गई। रफीक चाचा, जो अब तक शांत खड़े थे, खड़े होते ही बोला, बेटा गाड़ी मत रोको यहाँ, मत रोको यहाँ गाड़ी, सबसे बड़ी गलती होगी। चाहे कोई अजीब आवाज़ सुनाई दे या ना दे, तुम रुकना नहीं। उसकी बात सुनकर ड्राइवर ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। अचानक बस के ऊपर की हलचल जैसे ही बस फिर से चलने लगी। छत पर किसी के दौड़ने की आवाज़ आई। ऐसा लगा जैसे कोई ऊपर इधर उधर दौड़ रहा हो। ये आवाज़ इतनी साफ और भारी थी कि पूरे बस में हड़कंप मच गया। कंडक्टर ने कांपते हुए कहा, भाई ये क्या है? कोई है या फिर बस के ऊपर कोई शेर आ गया है? ड्राइवर ने बिना कुछ कहे बस की रफ्तार और तेज कर दी। बस अब और अजीब लग रही थी। ये रास्ता पूरी तरीके से घुमावदार था। हर मोड़ पर ऐसा लगता जैसे बस किसी खाई में गिर जाएगी। खिड़की के बाहर के पेड़ धीरे धीरे और डरावने नजर आने लगे। सायरा का डर। सायरा ने धीमे स्वर से कहा, पापा, वो आदमी अब सबके ऊपर से गुजर रहा है। उसकी बात सुनकर मेरी धड़कन रुक गई। मैंने खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। पर मुझे अब ऐसा महसूस हुआ जैसे बस के ऊपर सच में कोई चल रहा हो। नाजिया ने सायरा को जोर से पकड़ लिया और बोली, ठीक है बेटा, कुछ नहीं होगा। लेकिन उसकी आवाज़ अब भी कांप रही थी। बस की खिड़कियों पर दस्तक, किसी के दस्तक देने की आवाज़।
सुनाई दी। ये आवाज़ इतनी तेज और अचानक थी कि हर कोई चौंक गया। हर यात्री चिल्लाने लगा, क्या हो रहा है, कोई बाहर है क्या? लेकिन खिड़की से बाहर झांकने पर सिर्फ अंधेरा दिखाई देता और बारिश दिखाई दे रही थी। रफीक चाचा ने फिर से दुआ पढ़ी। उनकी आवाज़ में बेचैनी थी, लेकिन उनका विश्वास बहुत मजबूत था। उन्होंने सबसे कहा, अपने मन में शांति रखो, जितना घबराओगे उतना ये सब बढ़ेगा। ड्राइवर ने अचानक जोर से चीखी। उसने ब्रेक लगाया। उसने कहा, सामने कोई खड़ा है सफ़ेद कपड़ों में। उसकी आंखें अजीब है। वो कांपते हुए अपनी सीट पर गिर पड़ा। मैंने ड्राइवर के बगल में जाकर बाहर देखा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ घना कोहरा और सड़क। कंडक्टर ने ड्राइवर को संभालते हुए कहा, चलो भाई, गाड़ी निकालो यहाँ से जल्दी, यहाँ रुकना नहीं है हमारे लिए, ये अच्छा नहीं होगा यहाँ रुकना। ड्राइवर ने खुद को किसी तरह संभाला और बस को फिर से चलाने की कोशिश की। बस का रुकना, तभी बस अचानक झटके से रुकी। अब इंजन से अजीब आवाज़ें आने लगी। ड्राइवर ने कहा, अब ये बस नहीं चलेगी। बाहर का माहौल और डरावना हो चुका था। चारों ओर सिर्फ जंगल ही जंगल था। सायरा मेरी गोद में सिर टेक के कहा, पापा अब बस के अंदर आने वाला है। उसकी इस बात ने मेरी हिम्मत को ख़त्म ही कर दिया। नाजिया की आंखों में डर के आंसू थे। उसने कहा, सलीम क्या हो रहा है? मुझे बहुत डर का एहसास हुआ। यहाँ से कैसे निकलेंगे हम सलीम? सड़क का अंत। जैसे ही मैंने नाजिया को समझाने की कोशिश की, रफीक चाचा ने कहा, इस रास्ते का कोई अंत नहीं जब तक हम शांत नहीं रहेंगे और खुद को बेचैन के बचाने के लिए नहीं लड़ेंगे। ये चीज़ें हमें ऐसे ही डराएगी। उनकी बात समझने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक बस की सभी लाइटें बंद हो गई। अब बस के अंदर घना अंधेरा और बाहर से आती ठंडी हवा माहौल को और डरावना बना दिया। हर यात्री अपने अपने सवाल में उलझ रहा था, क्या हम यहाँ से कभी निकल पाएंगे? बस अब पूरी तरीके से बंद हो चुकी थी। इंजन से निकलने वाली गंध और ठंडी हवा ने माहौल को और डरावना बना दिया था। घड़ी में सुबह के 5 बज चुके थे, लेकिन अंधेरा अभी भी वैसा ही था जैसे रात के मध्य होता है। यात्रियों के चेहरे पर चिंता और डर साफ झलक रहा था। हर कोई अपनी सीट पर सिमटा हुआ था, लेकिन डर के कारण किसी की आवाज़ नहीं निकली। ड्राइवर का बड़बड़ाना। ड्राइवर अब खुद को संभाल नहीं पाया। वो अपनी सीट पर सिर झुकाकर कुछ बड़बड़ा रहा था। कंडक्टर ने उसे हिलाते हुए कहा, क्या हुआ भाई? हमें यहाँ से निकालने के लिए कुछ करना होगा। ड्राइवर ने कांपते हुए कहा। मैंने उसे फिर से देखा। वो सड़क पर नहीं था, बस के अंदर था। यह सुनते ही यात्री के बीच खलबली मच गई। सभी यात्री इधर उधर देखने लगे। सब इधर उधर भागने लगे। हर किसी को लग रहा था कि कुछ अजीब हो रहा है, लेकिन कोई ये कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। रफीक चाचा की बात। रफीक चाचा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने ऐसी कहानी सुनी है, ये जगह हमारे लिए नहीं है। हमें शांत रहना होगा। अगर हमने अपने डर पर काबू नहीं पाया तो चीज़ें और ख़राब हो सकती है। उनकी बात सुनकर मैंने उनसे पूछा, चाचा आप ऐसे क्यों कह रहे हो? क्या आपको पता नहीं है ये सब क्या हो रहा है? चाचा ने धीरे से जवाब दिया, ये कोई साधारण जंगल नहीं है। यहाँ अक्सर ऐसा होता रहता है। यहाँ से मैं गुजरता हूँ, लेकिन हमेशा दिन में, रात में इस जगह को छोड़ने में ही भलाई है। सायरा की चेतावनी। अब चुपचाप सायरा बैठी थी। उसने अचानक कहा, पापा अब वो हमारी बस के सबसे पीछे वाली सीट पर बैठा है। इस बात ने पूरे माहौल को और भयानक बना दिया। मैंने घबराते हुए पीछे देखा, लेकिन वहाँ सिर्फ सीट खाली थी। फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे सीट के पीछे कुछ छुपा हो। नाजिया ने सायरा को गले से लगाते हुए कहा, कुछ नहीं बेटा, सब ठीक होगा। लेकिन उसकी आवाज़ काँप रही थी। एक यात्री का निर्णय। तभी बस में बैठे एक युवक ने खड़े होकर कहा, मैं बाहर जाकर देखता हूँ, हमें यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। सभी ने उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुका नहीं। उसने दरवाज़ा खोला और बाहर कूद गया।
जंगल की ठंडी हवा बस के अंदर आ गई। वो युवक कुछ कदम आगे बढ़ा, फिर अचानक रुक गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, यहाँ कुछ है, मुझे कुछ दिख रहा है। उसकी आवाज़ तेजी से आई, जैसे वह भाग रहा हो, और एकदम खामोशी छा गई। डर बढ़ता जा रहा था। उस युवक की चीखें और अचानक गायब होने से हर किसी को सुन कर दिया। बस के अंदर सन्नाटा इतना गहरा था कि लोगों की सांसें सुनाई दे रही थी। मैंने ड्राइवर से कहा, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, बस को किसी तरह आगे बढ़ाओ। ड्राइवर ने कांपते हुए कहा, मैंने कोशिश की लेकिन बस आगे नहीं बढ़ी। ये जगह हमें यहाँ रोकना चाहती है। बस की छत पर कुछ भारी भारी आवाज़ आई। बस की छत पर किसी भारी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पूरी ताकत से बस के ऊपर कूदा हो। सभी यात्री अपनी अपनी सीट पर सिमट गए। एक महिला जिसने अपने बच्चे को कसकर पकड़ रखा था, रोने लगी। सायरा ने मेरी गोद में बैठे हुए कहा, पापा वो अब हमारे बहुत करीब है। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी जो मुझे और डरा रही थी। मैंने नाजिया से कहा, हमें बस के अंदर रहेंगे, बाहर कुछ भी हो सकता है। यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। रास्ते का अंत। ड्राइवर ने एक आखिरी बार कोशिश की। उसने बस को स्टार्ट करने के लिए गियर बदले, लेकिन कोशिश की। इस बार इंजन चालू हो गया। सभी ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही बस आगे बढ़ना शुरू हुआ, सड़क अचानक खत्म हो गई। बस अब एक सकरी कच्ची रोड पर खड़ी हो गई, बस जिसके आगे गहरी खाई थी। ड्राइवर ने बस रोक दी और हाँफते हुए कहा, ये रास्ता मुझे पहले कभी नहीं दिखा। ऐसा लगता है जैसे ये अचानक बना हो या रास्ता ही टूट गया हो। खिड़की पर एक चेहरा तभी बस की खिड़की पर एक चेहरा नजर आया। ये चेहरा किसी इंसान का नहीं था। उसकी आंखें एक अजीब सी चमक थी। उसके होठों पर एक अजीब सी भयानक मुस्कान थी। उसने खिड़की पर हाथ मारा और बस के अंदर हर कोई चीख उठा। सायरा ने मेरी गोद में सिर छुपा लिया। उसने कहा, पापा वो हमें लेने आ गया है। उसकी ये बात दिल में उतर गई। मैंने खिड़की के बाहर देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। बस सन्नाटा और खाई दिखाई दे रही थी। इंजन की आवाज़ फिर से बंद हो गई। चारों ओर खामोशी छा गई। यात्रियों में से एक ने धीरे से कहा, हमें यहाँ से कभी वापस नहीं जा पाएंगे। घड़ी में अब सुबह के 5:45 हो चुके थे। आसमान अब भी अंधेरे से घिरा हुआ था। ठंडी हवा जंगल के सन्नाटे को और डरावना बना रही थी। खाई के पास खड़ी बस का इंजन बंद हो चुका था और यात्री की सांसें मानो थम गई थी। रफीक चाचा ने दुआ पढ़ते हुए कहा, सब्र रखो बेटा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। लेकिन उसकी आवाज़ में डर साफ झलक रहा था। बस के बाहर की हलचल, खिड़की के बाहर पेड़ों के बीच कुछ हलचल महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई परछाई इधर उधर आई हो। नाजिया ने घबराते हुए कहा, सलीम बाहर क्या है? ये जगह इतनी डरावनी क्यों लग रही है? मैंने उसकी तरफ देखा और धीमे से कहा, शायद परछाई हो, लेकिन हमें उससे घबराने की जरूरत नहीं है। सायरा अब तक चुप थी। उसने अचानक से कहा, पापा अंदर आ रहा है। इसकी बात ने मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक भर दी। मैंने अपने बेटी को अपने गले से लगा लिया। मैंने बोला, कुछ नहीं होगा बेटा, मैं हूं ना आपके साथ। यात्री पीछे बैठा हुआ एक युवक लड़के जिसका नाम राजेश था, खड़े होकर कहा, हमें यहाँ ऐसे बैठे नहीं रह सकते, हमें कुछ करना होगा। अगर हम यूं ही डरते रहे तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। राजेश ने बस के बाहर जाने की कोशिश की। रफीक चाचा ने उसे रोका, बेटा ये जगह साधारण नहीं है, जो बाहर गया वो वापस नहीं आया, तुम भी मत जाओ। लेकिन राजेश ने कहा, अगर चाचा हमने यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं ढूंढा तो हम यहीं फंसे रहेंगे। बाहर का रहस्य। राजेश बस से बाहर निकला। उसके कदमों की आवाज़ धीरे धीरे जंगल में गुम हो गई। सभी यात्री अपनी सीट पर सहमे बैठे थे। कुछ मिनटों तक खामोशी छाई रही। अचानक एक भयानक चीख सुनाई दी।
ये उसी राजेश यात्री की आवाज़ थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, यहाँ से भागो, ये जगह। और फिर उसकी आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई। बस का चलना, ड्राइवर ने कांपते हुए कहा, अब और देर नहीं कर सकते, किसी तरह इससे बस को आगे बढ़ाना होगा। उसने इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की और अचानक रूप से इंजन स्टार्ट हो गया। बस धीमे धीमे खाई के किनारे से वापस मुड़ने लगी। सभी यात्री ने राहत की सांस ली। रोशनी की किरण जैसे ही बस के आगे बढ़ना शुरू हुआ, सड़क के अंत में एक हल्की सी रोशनी नजर आई। ऐसा लग रहा था जैसे ये रोशनी कहीं से मदद का संकेत हो। ड्राइवर ने तेजी से बस को उस रोशनी की ओर बढ़ाया। सायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा, हम बच आए। उसकी मासूम आवाज़ ने माहौल में थोड़ी राहत बदल दी। मैंने नाजिया की ओर देखा और कहा, नाजिया, अब सब ठीक हो जाएगा, सुबह होने वाली है। एक नया मोड़ रोशनी के करीब पहुंचा ही था, पता चला एक छोटा सा चाय का ढाबा था और वहाँ कुछ स्थानीय लोग बैठे थे जो बस को आते देख खड़े हो जाते हैं। उसने ड्राइवर से पूछा, आप लोग इस समय कहाँ से आ रहे हो और ये रास्ता आपको कैसे पता? ये रास्ता तो सालों से बंद है। ड्राइवर ने थकते हुए और आराम से कहा, हमें पता नहीं था, लेकिन हम यहाँ तक किसी तरह पहुँच गए। ढाबा के मालिक ने सभी यात्रियों को चाय और बिस्कुट दिए और कहा, आप लोग अब सुरक्षित हैं, लेकिन इस जगह में जितनी जल्दी हो सके चले जाइए। सायरा ने ढाबे के बाहर खड़े होकर आसमान की ओर देखा और मुस्कुराई। मैंने उससे पूछा, बेटी, आसमान में क्या देख रही हो? तो उसने धीरे से कहा, अब हमें परेशान होने की बात नहीं है, उन्होंने हमें माफ़ कर दिया है, अब वो चले गए हैं और हम सब बच गए। मैंने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा, अब सब ठीक हो गया है, अब हम सुरक्षित हैं। लेकिन सब मेरे दिमाग में गूंज रहे थे कि क्या सच में सब खत्म हो गया था या ये सिर्फ एक शुरुआत थी और आगे बहुत कुछ होना बाकी था। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तब तक टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा।